सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल को से जरूर से जुड़े एंड डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं दैट इज़ अल्टेरा के ऊपर है। देन वी हैव डिसइंफॉर्मेशन, दे हैव थिटू आइलैंड लॉस एंड डैमेज फंड, सुप्रीम कोर्ट ऑन गवर्नर। और आज मैं ऐसे टॉपिक आपको दूंगा, वीक में एक ऐसे टॉपिक है। सैटरडे संडे को मुझे आपकी कॉपीज़ चेक करनी है। आकलन सीरीज़ में जो आप लोगों ने किया है वो कॉपीज़ चेक करनी होती है, तो वो चेक हो रही हैं, धीरे धीरे चेक हो रही हैं, ठीक है। सो ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स आज के हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और ऐसे टॉपिक आज का देख लो। ये टॉपिक आज निबंध का जो मैंने आपको दिया है, थोड़ा लिखना फिलोसफिकल है। इफ़ यू लुक एट व्हाट यू हैव इन लाइफ यू विल ऑलवेज हैव मोर। इफ़ यू लुक एट व्हाट यू डोंट हैव इन लाइफ यू विल नेवर हैव इनफ, ठीक है। सो ये है, कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मेंटल हेल्थ इशू है, कोई स्ट्रेस है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, आप मुझसे ज़रूर से जुड़ें। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कुछ एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के लिए ही, बट आप मुझे कई सारे कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं रिलेटेड विथ मेंटल हेल्थ, तो आप लोग ज़रूर से जुड़ें। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस है, कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर से जुड़ें, ठीक है। वी हैव टू वर्क इन दिस एरिया बिकॉज ये एक बड़ा इशू है आज के समय में, जो सभी लोग फेस भी कर रहे हैं। एंड वी हैव टू अगेन अंडरस्टैंड दिस थिंग। वर्क करना ज़रूरी है, साथ मिलकर वर्क करना ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे लाइक डिजिटल टेक्नोलॉजी के कई अपने लिमिटेशंस भी होते हैं, कई प्रकार के जो है चैलेंजेस भी हो रहे हैं, उसको देखना है। तो किसी भी प्रकार का मतलब एक स्ट्रेस और कोई भी इशू हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग ज़रूर से मुझसे जुड़ें, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो अगर आप लोगों को, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप जरूर से जुड़ सकते हैं, ठीक है। सो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, सौरभ पांडे CSE ऐप को जरूर से डाउनलोड करें। एग्रीकल्चर ऑप्शनल जो है ये भी आप लोग जरूर से कर सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑप्शनल हाई स्कोरिंग ऑप्शनल है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का रास्ता ओपन हो जाता है। कल लेक्चर 17 अपलोड हो गया था आप लोगों का, ठीक है। ये टेस्ट है कल संडे को रात को 9 बजे, इसका 7th टेस्ट शेड्यूल्ड है सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर। सो अभी आज मैं एक ऑफ़र आप लोग के लिए चलाऊंगा जिसमें 30% ऑफ रहेगा। अब आपके ऊपर आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं। लेक्चर के बाद ऑफ़र अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। सो यहाँ पे प्रीलिम्स सीरीज़ एडवांस करंट अफेयर्स की, तो इसमें टेस्ट 3 टेस्ट 4 का PDF डाउन अपलोड हो चुका है, और भी टेस्ट के अपलोड हो जाएंगे। 5M सीरीज़ का भी आप देखोगे तो अवेलेबल रहेगा। आज जो 30% का ऑफर रहेगा वो सभी कोर्सेज पे लागू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ARC रिपोर्ट की बात करोगे, एथिक्स इन गवर्नेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी तक अगर आपने नहीं किया है। टेररिज्म पे रिपोर्ट है, ठीक है। इसके बाद आपका सोशल कैपिटल पे रिपोर्ट है, उसके बाद सोशल कैपिटल रिपोर्ट ऑन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे। तो ये सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन करें और अपने इन चीज़ों को करें, ज़रूर से करें, क्योंकि जब आपको अपने प्रिपरेशन को एनरिच करना है तो इन सारी चीज़ों को करना है। नेक्स्ट टाइम टारगेटिंग की सारी NCERT आप लोग के लिए कवर हो, तो उस पर जैसे ही चीज़ें स्टार्ट होंगी आई विल लेट यू नो। शुरू करते हैं। UAE अनाउंसेस $30 बिलियन फंड टू बूस्ट क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने आपको कहा कि COP28 की मीटिंग जो चल रही है उसमें बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी। कल भी हमने डिस्कस किया था एक लॉस एंड डैमेज फंड, आज उस पर आर्टिकल भी आया है लॉस एंड डैमेज के ऊपर। तो एक वो है आपका, आज भी देखो एक टर्म यूज्ड है दैट इज़ अल्टेरा करके है, तो उस पर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स इसमें लिखें, कुछ और एक्स्ट्रा करेंगे, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो COP28 के लिए आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ के रखें। काफ़ी आर्टिकल्स, काफ़ी डायमेंशंस, ये मीटिंग चलती रहेगी तो उसके आएंगे, और प्रश्न भी उसमें अच्छे खासे बन सकते हैं। तो ये नहीं कि बस कि दुबई में ये कॉन्फ्रेंस हाल में ही कहाँ हो रही है, बस इतना नहीं करना है, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। सो UAE ने 28th जो कॉन्फ्रेंस है ये इसको होस्ट भी किया है, और अभी जो है $30 बिलियन का कमिटमेंट टू एन इन्वेस्टमेंट फंड जिसे अल्टेरा कहा गया है। तो एक इन्वेस्टमेंट फंड है, उसको अनाउंस आपका किया गया है, और ये प्राइवेटली मैनेज्ड फंड है। ये आपको याद रखना है, ये फंड जो है इट्स अ प्राइवेटली मैनेज्ड फंड। पहला इसका एम क्या है कि ये मोबिलाइज करेगा $250 बिलियन ग्लोबली बाय 2030। 250 बिलियन जो है, ठीक है, याद रखना। और ये लार्जेस्ट होगा क्योंकि इट इज़ अ प्राइवेटली ओन्ड रहेगा, और ख़ास तौर से क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट और इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को, जो आपकी जो डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, तो किस तरीके से जो इकोनॉमीज़ हैं उनको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट की, तो जैसे मान लो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन की तरफ हमें प्रोसीड करना है। सो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट एंड ऑल, उस पर भी फोकस आपका इसमें किया गया है। सो यहाँ पे अनस्पेसिफाइड अमाउंट हैज़ बीन ईयरमार्क्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओवर 6 गीगावाट, 1 gigawatt in 1000 megawatt new clean energy capacity in India,
इसमें 1200 वाट ऑफ विंड एंड सोलर प्रोजेक्ट दैट विल बिगिन प्रोड्यूसिंग क्लीन पावर बाय 2025। तो इनिशियल लेवल पे कुछ अमाउंट इंडिया के कंटेक्स्ट में भी जो है इसी के तहत अवेलेबल रहेगा। और इंडिया की जो विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इसको कैसे डेवलप किया जा सके, आगे लेकर जाया जा सके, उसमें ये कुछ अमाउंट इसी से आपका इन्वेस्ट भी किया जाएगा। तो टोटल आपका कितना है? टोटल आपके पास 30 बिलियन है। इसमें $25 बिलियन अल्टेरा एक्सेलरेशन है और एक आपका 5 बिलियन अल्टेरा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो दो पार्ट इसके हैं, एक एक्सेलरेशन है, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है। लगभग 250 बिलियन, जैसा भी हमने डिस्कस किया, 2030 तक इसको मोबिलाइज करना है। एंड मेनली जो लीस्ट डेवलप्ड, जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं, स्मॉल डेवलपमेंट, स्मॉल आइलैंड जो देश हैं, इसके अलावा जो आपके जो देश ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके लिए फाइनेंस इजीली अवेलेबल कराना। सो यहाँ पे आप देखोगे कि जो अल्टेरा एक्सेलरेशन है, इसमें क्या है? स्टीयरिंग इंस्टीट्यूशनल कैपिटल टू स्केल क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट, एक्सेलरेटिंग द शिफ्ट टुवर्ड्स अ नेट जीरो रिजिलिएंट इकोनॉमी। तो यहाँ पे देखो, ये पॉइंट्स आप याद रखना बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये देखो कि इन्होंने क्या कहा है कि क्लाइमेट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे जो भी ऑब्जेक्टिव आपको पूरा करना है, तो जो भी है, जैसे मान लो टेक्नोलॉजिकल लेवल पे देखा जाए तो ये इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट से रिलेटेड इंक्रीज करना। दूसरा, नेट जीरो की तरफ, मतलब जो कार्बन एमिशन है उसको भी रिड्यूस करना है। फिर उसके बाद इकोनॉमी को ऐसा डेवलप करना है हमें जो कि रिजिलियंट हो, मतलब जो भी आपकी आर्थिक लेवल पे अगर देखा जाए तो इकोनॉमी, रिजिलियंट इकोनॉमी, हमें वी हैव टू डेवलप अ रिजिलियंट इकोनॉमी इन द सेंस कि उस पर बहुत सारे फैक्टर्स का इतना अधिक इम्पैक्ट ना हो, एक सस्टेनेबल इकोनॉमी रहे। तो ये जो अल्टेरा एक्सेलरेशन है वो इन सारी चीज़ों पे फोकस करेगा। ये टर्म्स याद रखना है कि नेट जीरो मतलब हम इस प्रकार का डेवलपमेंट मॉडल करें जिसमें कार्बन एमिशन बहुत अधिक ना हो, इकोनॉमी भी सस्टेनेबल हो, रिजिलियंट इकोनॉमी जो है इस पर फोकस किया गया। फिर आपका एक दूसरा है, दैट इज़ अल्टेरा ट्रांसफॉर्मेशन। अल्टेरा ट्रांसफॉर्मेशन इसमें क्या है कि यहाँ पे मिटिगेशन का मतलब यहाँ पे हो गया कि ऐसे कदम उठाना जिसके माध्यम से जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, वो फैक्टर्स आपके मिटिगेट करना। या जैसे मान लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत अधिक हो रहा है, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को किस तरीके से रोका जाए, और उसके लिए अगर हम कुछ प्रयास करते हैं वो मिटिगेशन फैक्टर्स के अंदर आएगा। तो इसके लिए भी प्रयास आपका किया गया है। सो ये कुछ पॉइंट्स है, ये मैंने स्लाइड्स पूरा ये ऐड कर दी हैं, आप लोग एक बार रीड कर लेना इस चीज़ को। PDF में आपको शेयर कर दूंगा लेक्चर के बाद। तो सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ लिखा हुआ है जो अभी हमने डिस्कस किया है। सो ये ध्यान रखना। तो अल्टेरा बेसिकली ये स्टैब्लिश किसके द्वारा? बाय लुनैथ, एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, एंड ये डोमिसाइल्ड अबू धाबी ग्लोबल मार्केट में इसका इस्टेब्लिशमेंट रहेगा। तो एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजर लुनाते करके उसने इसको इस्टेब्लिश किया, क्योंकि देखो ये एक पब्लिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्राइवेट फंड मैनेजर के द्वारा ये रन जो है वो करेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जैसे क्लाइमेट फोकस्ड इन्वेस्टमेंट होगा, and it reflects COP presidency action agenda, UAE efforts to make climate finance available। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो अप्रोच है, जैसे लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएट हुआ, और लॉस एंड डैमेज फंड के ऊपर हमने कल डिस्कस भी किया था, आज भी कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। अब देखो ये जो अल्टेरा है, अल्टेरा में भी फोकस आपका ये है कि वही क्लाइमेट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना, और UAE की प्रेसिडेंसी है तो UAE भी ये शो करना चाह रहा है कि दे आर मेकिंग द फंड अवेलेबल, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू एवरीवन, इन द सेंस खास तौर से जो आपकी डेवलपिंग देश हैं, लीस्ट डेवलप्ड देश हैं, उनके लिए फंड ईजिली अवेलेबल रहे, ऐसा इनका प्रयास है। 2030 तक जब भी हमने टारगेट भी देखा। अब देखो अल्टेरा के 4 की वर्टिकल्स हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? एक तो एनर्जी ट्रांजिशन है, इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन है, सस्टेनेबल लिविंग है, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट आपको याद रखना है। देखो ये जो अल्टेरा है इसके 4 मेजर की है। एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ कि रिन्यूएबल एनर्जी से आप किधर जाओगे? नॉन रिन्यूएबल की तरफ जाओगे। यू विल मूव टुवर्ड्स नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन का मतलब हो गया कि आप नेट जीरो की तरफ जा रहे हो। इसका मतलब क्या कि जो भी आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो उसमें बहुत अधिक कार्बन एमिशन ना हो, ऐसा आपको इंश्योर करना है। सस्टेनेबल लिविंग की तरफ आपको जाना है, यू हैव टू मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबल लिविंग। सस्टेनेबल लिविंग का हो गया कि जो भी आपका, जैसे लाइफ वाला कंसेप्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इंडिया के दिया गया था, तो इसी तरीके से सस्टेनेबल लिविंग की बात की जा रही है कि जो अभी आपका रहन सहन हो वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीका हो। क्लाइमेट टेक्नोलॉजी पे फोकस किया गया है कि जो भी क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज़ हैं उस पर फोकस किया गया है कि इन द सेंस कि
जो ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जिसके माध्यम से क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ें जो इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके, जो फैक्टर क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे मान लो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कम से कम ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो। तो ये 4 की वर्टिकल्स हैं जिस पे फोकस किया गया है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक तो ये प्राइवेटली मैनेज्ड है, दूसरा इसके 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक्सेलरेशन और ये सब जो ट्रांसफॉर्मेशन 2 पार्ट ये है, दोनों के एम क्या है वो देखना है, और इसको किसने क्रिएट किया है, ये सब फैक्टर्स याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, डिस इन्फॉर्मेशन कैन इम्पेयर डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्होंने कहा है। अब जैसे जब आप डिस इन्फॉर्मेशन या डेमोक्रेसी पर कभी कुछ लिखने को आ जाता है, ऐसे में लिखने को आ सकता है, जीएस पेपर 2 के अंदर कुछ आपको लिखने को आ सकता है, तो ये बहुत अल्टीमेट आर्गूमेंट्स होते हैं जब आप इस स्टेटमेंट को हाईलाइट कर सकते हो कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ये बात बोली जाती है। जब इतनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में कोई बैठा होता है और उनके द्वारा ये चीज़ बोली जाती है, उसकी वेटेज होती है और इसकी उसको सोचने वाली बात होती है। मतलब ये एक सोचने वाली बात है। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहली चीज़ तो देखो ये टॉपिक आप डिसइंफॉर्मेशन पॉलिटी के अंदर इसको आप नोट कर सकते हो। देखो नोट्स हमेशा करंट अफेयर्स के नाम पे नहीं बनाना है। मैंने आपको हमेशा इस चीज़ को कहा कि नोट्स आप बनाओ, सब्जेक्ट वाइज बनाओ। जैसे इससे पहले वाला टॉपिक आप एनवायरनमेंट कैटेगरी में नोट कर सकते हो, ये टॉपिक आप पॉलिटी कैटेगरी में नोट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ किस कैटेगरी में आपको नोट करना है। अब इसमें कुछ बातें हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, गंभीर बात आ जाती है। जैसे मान लो जब हम है ना बात करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं ना, वी टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट इट। अब इसमें देखो आप और हम बातें कर रहे हैं, हम अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। ठीक है, वी आर एबल टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ, तो ये क्या है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को स्ट्रेंथन करेगा। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई डिसइंफॉर्मेशन या फिर कोई आप मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करे या मान लो डीप फेक जैसी चीज़ें का इस्तेमाल करे और उस चीज़ को हाईलाइट करे कि यार ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो इसका आंसर है कि नहीं है, कैसे हो सकता है। तो आप क्या कर रहे हो, सोशल मीडिया जो है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके माध्यम से इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये क्या है, डिस इन्फॉर्मेशन और ये सब आपकी स्प्रेड की जा रही है। अभी आप हाल में देखोगे गवर्नमेंट ने कुछ आपके यूट्यूब चैनल्स को बैन किया है। अब आप ये सोच सकते हो यार सरकार ने यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया, लेकिन आप ये समझो कि ये जो डिस इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन है ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इस चीज़ को रियलाइज़ किया जा रहा है ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है उनके द्वारा भी, उसके बाद सरकार के द्वारा भी है, आप और हम भी इस चीज़ को जानते हैं। लेकिन बहुत सारे जो कॉमन पर्सन है ना, जैसे मान लो देखो डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट। डेमोक्रेसी जो है सिर्फ ट्रस्ट का खेल है। डेमोक्रेटिक संस्थाओं पे जब तक हमारा ट्रस्ट बना रहेगा, हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो बढ़िया तरीके से चलता रहेगा। और आज तक का जो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद का जो समय है, अगर आप देखोगे बहुत ही स्मूथली हमेशा पावर ट्रांजिशन होता है। बहुत सारे देश हैं, बड़े बड़े देश हैं जिनमें उनको बार बार संविधान बदलना पड़ा, उन्हें उनका जो पावर ट्रांजिशन इतना आसान नहीं हुआ। बट भारत की खासियत ये है कि इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी बहुत ही पीसफुल पावर ट्रांजिशन बना। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल ये है कि हमारी जो संस्थाएं हैं उनके प्रति ट्रस्ट जो है वो हमेशा मेंटेन रहा। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो ट्रस्ट है इसमें ट्रस्ट क्यों मेंटेन रखा, इसमें जो बैठे हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने उस पोजीशन को कहीं ना कहीं उन्होंने जस्टिफाई भी किया। अब 1-2 एक्सेप्शंस मिलेंगे तो वो आप नहीं लेकर चलना, लेकिन जस्टिफाई किया। अब क्या है कि मान लो एक ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो जाए जो किसी न किसी तरीके से हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का जो सिस्टम है, संस्थाएं हैं, उनके कहीं ना कहीं उनके प्रति जो ट्रस्ट है उसको डाइल्यूट करे बेस्ड ऑन फेक इन्फॉर्मेशन या डिसइन्फॉर्मेशन। इसको रोकना जरूरी है। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये आपका, अब आप हो, आपको कोई बोले यार ये ऐसा है तुम वैसे हो, आपको कैसा लगेगा? धीरे धीरे आपके प्रति कुछ भी नेगेटिव स्प्रेड कर दिया जाए तो क्या होगा, आपके प्रति परसेप्शन नेगेटिव चला जाएगा। इसको रोकना जरूरी है। सो ये देखो ये बहुत बड़ा डिसइन्फॉर्मेशन, जो मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक जैसी चीज़ें हैं, इनको रोकना और ख़ास तौर से जो हमारी संस्थाएं हैं उनके प्रति ट्रस्ट बना रहे, उसके लिए भी इसको टैकल करना जरूरी है। डेमोक्रेसी के सस्टेनेंस के लिए और डेमोक्रेसी की सस्टेनेबिलिटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है उन्होंने जब ये बात बोली तो इसका एक वेटेज होता है। और इस डिजिटल एज में देखो आज के समय में हमारी जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, वो कोई देखने नहीं जा रहा, कोई कुछ पढ़ने नहीं जा रहा, उसको तो व्हाट्सअप में कोई मैसेज भी आ जाएगा ना उसको सही मान लेंगे।
या फिर यूट्यूब में कुछ देख लिया उसको सही मान लेंगे। कोई सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है। एक बार अगर कोई थॉट प्रोसेस आप कैरी करते हो उसी तरीके का वीडियो आ जाएगा। आपका जो बिलीफ है ना, जो आप सोचते हो, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, उस बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आप कंटेंट ढूंढते हैं। इसे हम कन्फर्मेशनल बायस शब्द भी इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। मतलब ये हुआ कि हम जो सोचते हैं उसी सोच को कोई स्ट्रेंथन करे, चाहे वो कोई आर्टिकल हो, चाहे कोई वीडियो हो, कोई पर्सन हो, हम उसको फॉलो करेंगे। सिंपल सी बात है, इसमें कोई वो नहीं है। आपको लग रहा होगा कि यार टाइम है बहुत ज़्यादा, अब मतलब आपकी सोच है उसके अकॉर्डिंग। अब क्या होता है कि हमें बहुत एडजस्टेबल होना पड़ेगा। हो सकता है कि जो हम सोच रहे हैं वो सही ना हो, हमारी सोच रॉन्ग फैक्ट्स, रॉन्ग डेटा, रॉन्ग चीज़ों पर बेस्ड हो, तो इस चीज़ को रोकना जरूरी है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये क्या है, हम एक रॉन्ग ओपिनियन डेवलप कर सकता है हमारे सेटअप, डेमोक्रेटिक सेटअप के प्रति। और आज के समय में देखो, जैसे यूपी में भी एक केस हुआ। अब उसमें एक लड़का जो है उसने बस कंडक्टर पे हमला कर दिया। इतना रेडिकलाइज्ड माइंड कैसे हो रहा है? मान लो आपका आर्ग्यूमेंट हो जाए, आप और हम हैं, हमारा आर्गुमेंट हो जाए किसी के ऊपर, तो क्या आप इतने वायलेंस के लिए आ जाते हो? 2 मिनट में इतना वायलेंस लेकर चले जाते हो? ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि जो माइंड है ना, वो पूरे तरीके से हैक्ड है। कॉग्निटिव एबिलिटी, जो सोचने की क्षमता है, वो खत्म हो चुकी है। और जो भी प्रोपेगेंडा है, वायलेंस रिलेटेड चीज़ें हैं, बहुत आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। और ये जो माइंड है ना, जिसको हम सोचते हैं यार हम बहुत इंटेलिजेंट है, आप वो सोचते हो जो आपको सोचने के लिए मजबूर किया जाता है। कुछ अच्छा कंटेंट भी है, लेकिन कंटेंट कुछ इस प्रकार से भी है जो कि आपको एक प्रकार से एक गलत रास्ते तक लेकर जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि समाज में किस प्रकार से वायलेंस इंक्रीज हो सकता है, समाज में एक दूसरे के प्रति कैसे हेट्रेड इंक्रीज हो सकती है, इतने लेवल की कि आप किसी को मारने के लिए तैयार हो जाते हो। तो ये इसको बिना रेगुलेशन के नहीं हो सकता। और आप ये नहीं कह सकते यार मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। यहाँ पे आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करनी पड़ेंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उनका तो क्या है, वो तो बढ़िया पैसा कमा रहे हैं ना। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि क्या है। उनको जीरो फर्क पड़ता है इस चीज़ के लिए। बट उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? उनको ये फ़र्क पड़ता है कि अगर सरकार ने लॉ बना दिया तो मतलब अगर रेगुलेशन से रिलेटेड जैसे डेटा प्रोटेक्शन लॉ और ये सब बढ़िया इंप्लीमेंट होने लग जाए, तो उनको डेटा जो है नहीं मिल पाएगा। वो सब आपको जो सुविधा दे रहे हैं ना, वो डेटा के लिए करते हैं। आपका जो डेटा है ना, उस डेटा का इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल होता है कि रियलिटी कैसे, क्लोज टू रियलिटी कैसे लेकर आप हर तरीके का डेटा शेयर करते हो। उस डेटा का इस्तेमाल करके एक तो मार्केटिंग है या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्रिएट होती हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी एक बड़ा मार्केट बन रहा है, तो उसके कंटेक्स्ट में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सब कुछ जो डेटा के लिए आपको करता है, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोलते हो। बट उनको ये ज़रूर से फ़र्क पड़ता है कि अगर सरकार बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगी, रेगुलेट हो जाएगी, तो उनका खर्चा बढ़ जाएगा। तो इसको जितना डिले होना है हो। डेवलप्ड देश में करके देखें, बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ें, मतलब क्योंकि उनका रेगुलेशन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। हमारे देश में भी रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होना जरूरी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इस केस में सेकेंडरी है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, एक सबसे पहले आप रेगुलेट करो। आप रास्ते में चल रहे हो ना, रेड लाइट अगर नहीं है ना, तो इतने एक्सीडेंट होंगे ना, कोई 2 मिनट के लिए भी रुकने के लिए तैयार नहीं, ट्रैफिक जैम होगा। आप अगर इंसानों के माइंड को बस फ्री छोड़ दोगे ना, तो 2-4 समझ पाते हैं उस फ्रीडम को हैंडल कर पाना। सबके बस की नहीं है कि फ्रीडम को हैंडल कर पाएं। तो कैसे हैंडल करोगे? रेगुलेशन से, कि भाई रेड लाइट है, अभी आपको रुकना है, सामने वाला निकलेगा। सिंपल सी बात है। ये चीज़ है। आप रोड जैसी चीज़ हम मैनेज नहीं कर सकते विदाउट रेगुलेशन। तो ये तो इतना बड़ा इंटरनेट है या डिजिटल स्पेस है, तो उसको कैसे मैनेज कर लोगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बात को हम हाईलाइट भी किया, क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक जो डिस्कोर्स है ना, इससे बहुत अफेक्ट होगा। फेक स्टोरी बना देंगे कुछ भी चीफ जस्टिस के ऊपर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, लीडर्स हैं जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके प्रति कुछ भी सारी चीज़ें जो है स्प्रेड कर दी जाएंगी। और इसमें सिर्फ हमारे यहाँ लोग हैं वही सिर्फ नहीं, और भी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं। अब कोई काम नहीं कर रहा है तो वही यूट्यूब में ऐसे कंटेंट डाल के पैसा कमाई हो रही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए रेगुलेट करना जरूरी है। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, ये एक एसेंशियल पार्ट है। और मान लो ये कहा गया कि यार जो है ठीक है, अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करें, तो इनिशियली कहा गया कि ठीक है, अगर रेगुलेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डाइल्यूट होगा। बट यहाँ पे हमें पहले चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी।
पहले अभी हमें हैंडल करना पड़ेगा चीज़ों को, हमें लॉ लेकर आना पड़ेगा, हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदार थोड़ा ठहराना पड़ेगा कि यार अगर आप ऐसा करते हो ना तो आप जिम्मेदार हो। अब कोई मान लो किसी की मॉफ्ड इमेज, खासतौर से गर्ल्स की बात करें, उनकी मॉफ्ड इमेज या वीडियो एआई का यूज़ करके उसको सर्कुलेट कर दिया जाए, तो आपके प्लेटफॉर्म में सर्कुलेट हो रहा है, आपको तो लायबल करना पड़ेगा ना। कैसे आप अलाउ कर रहे हो इस ऐसी चीज़ों को करने के लिए? आपके पास कुछ तो आपके पास टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन लाना पड़ेगा ना। ये तो नहीं कोई कह सकता यार मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मैं किसी का भी वीडियो ऑडियो जो है शेयर कर सकता हूँ। आज के समय में एआई का इस्तेमाल करके किसी का भी कर सकते हो, कुछ भी वीडियो बना दो, कहाँ से बेचारा प्रूफ करता हुआ घूमता रहेगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। यहाँ तो इंडिविजुअल टारगेट हो रहे हैं, तो ये तो बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो है। और आज के समय में देखो ये जो इतना कंटेंट आ रहा है ना, इससे कंटिन्यूटी ऑफ थॉट भी ब्रेक हो रहा है। आप सोचो ना कि आप 2 मिनट से एक थॉट को कैरी नहीं कर सकते हो, एक थॉट को 2 मिनट कैरी नहीं कर सकते, तुरंत माइंड फ्लक्चुएट हो जाता है। और इसी वजह से एंग्जाइटी, स्ट्रेस और ये सब इंक्रीज हो रहा है। इसको दूर करने का मात्र यही तरीका है कि कंटेंट का कंजम्पशन आपको लिमिट करना पड़ेगा और क्या काम का है वही देखना पड़ेगा। अगर आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। सो ये है। तो यहाँ पे डिसेंट, एक्टिविज्म, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये चीज़ कही भी गई कि देखो सिंपल सी बात है कि जो प्लेटफॉर्म इट इज़ प्राइवेटली ओन्ड है, प्राइवेटली ओन्ड है। देखो हमारा माइंडसेट देखो ना, हमारा माइंडसेट क्या रहता है कि गवर्नमेंट कोई रेगुलेशन करेगी ना तो वो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ले जाएगी, लेकिन प्राइवेट वाले जो है वो जो करेंगे तो वो बढ़िया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या प्राइवेटली ओन्ड है ना, उनका काम क्या है, डेटा आपसे खींचना है, उनका काम है। तो हमारा मिसट्रस्ट सरकार के प्रति है, बट हमारा ट्रस्ट प्राइवेट सेक्टर के प्रति है। फिर हम प्राइवेटाइजेशन को भी क्रिटिसाइज करते हैं, बोलो वो ठीक नहीं है। तो ये अभी आपको इस चीज़ को समझने का प्रयास करना है कि रेगुलेशन सरकार के द्वारा ही हो सकता है, और अगर मान लो सरकार भी कुछ गलत स्टेप ले, कुछ ले, तो हमारे पास संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से हम चीज़ें टैकल कर सकते हैं। तो डिसेंट, एक्टिविज्म, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम, फ्री स्पीच, ये जरूर से मेंटेन होना चाहिए और रेगुलेटेड वे में होना चाहिए, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स होना चाहिए, ना कि मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन के तहत आपका होना चाहिए। और जो ऐसा करे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है, नहीं लेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। यूथ भी इतने फ्रीडम को हैंडल नहीं कर सकता है। मैंने आपको रोड का एग्जांपल दिया है कि रोड में अगर आपको सबको फ्रीडम, लॉ ना हो, रेड लाइट ना हो, ट्रैफिक पुलिसमैन ना हो, इतने एक्सीडेंट होंगे ना कि पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और है ना, तो उसको हैंडल करने के लिए आपको रूल्स, रेगुलेशंस और एक स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको करना पड़ेगा, तभी लोग स्मूथली चलते हैं, तभी आप रेस्पेक्ट करोगे कि यार मुझे गाड़ी यहाँ रोकनी है, सामने वाला जा रहा है तो मैं रुकूंगा तो सामने वाला जाएगा। अदरवाइज तो क्या है कि चलने दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, लोग करते हैं ऐसे। तो ये सोचना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिलीपींस सेटअप अ न्यू मॉनिटरिंग बेस इन साउथ चाइना सी। आईआर और ज्योग्राफी का टॉपिक है। अब देखो इसमें मैंने कितना सर्च करके आपके लिए टॉपिक निकाला है। अब इसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो है एक जगह है, दैट इज थिटू आइलैंड। थिटू आइलैंड करके एक जगह है, उसको देख लेते हैं। तो फिलीपींस ने एक न्यू कोस्ट गार्ड बेस जो है डेवलप किया है इस आइलैंड के अंदर। अब जैसे ये आइलैंड आप थोड़ा पहले देख लो, थिटू आइलैंड, ये ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो, ये थिटू आइलैंड है, ये ताइवान है, ये चाइना है, ये वियतनाम है, ये इंडोनेशिया, मलेशिया, ये थिटू आइलैंड ये लोकेटेड है, ये फिलीपींस के पास ही लोकेटेड है। और ये साउथ चाइना सी का जो रीजन है, अगर आप देखोगे ना तो ये पारासेल आइलैंड है, स्कॉर्बक शोल है, स्पार्टले आइलैंड है, ठीक है। ये मलक्का स्ट्रेट है। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताओ मलक्का डिलेमा क्या है, बहुत बार एक्सप्लेन किया मैंने। मलक्का डिलेमा शब्द आप बताना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस पूरे रीजन पे कब्जा किया जा रहा है चाइना के द्वारा, उसको क्योंकि रिसोर्स रिच है, प्लस उसको पता है कि यार यहाँ कोई देश आ जाता है, यूएसए और ये सब आ जाएंगे तो उसके बहुत क्लोज आ जाएंगे, ये है। तो एक तो रिसोर्स के लिए चाइना यहाँ इस रीजन पे कब्जा कर रहा, प्लस स्ट्रेटजिक एडवांटेज के लिए कर रहा है कि अगर वो नहीं करेगा तो दूसरों को, मतलब यूएस उसके बहुत क्लोज आ जाएगा। फिलीपींस जो है, देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हमारे पास यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी है। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि यार आपका 200 नॉटिकल माइल तक आपका ज्यूरिडिक्शन है, और हाई सी रीजन में आपके पास जैसे मान लो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी जैसी संस्थाएं हैं, वो देखती हैं ज्यूरिडिक्शनल एस्पेक्ट में एक्सप्लोरेशन या कुछ आप कर रहे हो तो यहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है। चाइना कुछ मानता ही नहीं है, वो तो 200 नॉटिकल माइल के अंदर भी चला जाए, कहेगा हम अब यहाँ पे हम पहले ये करते थे। फिर उसने एक कंसेप्ट भी दिया 9 डैश लाइन का।
9 डैश लाइन एक इमेजिनरी लाइन है और उसमें कई सारा पार्ट उसने अपना बना लिया। और 10 डैश लाइन का कंसेप्ट दिया उसने, जैसे ताइवान वाइवान भी अपना हिस्सा बना लिया पूरा इस तरीके से। तो इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए इस आइलैंड में एक बेस क्रिएट किया गया है मॉनिटर करने के लिए चाइना की एक्टिविटी के लिए। तो ये चीज़ आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। ये मतलब हम लोग साउथ चाइना सी रीजन पे हमने कई चर्चाएं कर रखी हैं पहले, लेकिन ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे, बट नोट्स आप लोग जरूर से बनाते रहो। नेक्स्ट देखते हैं लॉस एंड डैमेज के ऊपर है, इस पर थोड़ा सा कंटेंट और मैंने ऐड कर दिया है। फंड के ऊपर तो कल डिस्कस किया था, तो लॉस एंड डैमेज फंड के ऊपर है। मैंने COP28 से ये टॉपिक निकल कर आया, ठीक है, इट इज़ रिलेटेड विथ COP28। तो ये एनवायरनमेंट कैटेगरी के अंदर आप लोग नोट कर लेना। कल संडे का सेशन थोड़ा टाइम फ्लेक्सिबल रहता है ना, 12 बजे के आसपास होगा संडे का सेशन, और 5 AM सीरीज़ ऑलरेडी अपलोडेड है। संडे को रात को 9 बजे टेस्ट होना है, तो कर लेना। आज मैंने एक ऑफ़र एक्टिवेट हो जाएगा जिसमें आपको 30% ऑफ रहेगा, ठीक है। तो वो जो अगर आप टेस्ट सीरीज़ भी लेना चाहोगे तो उस पर वो 30% वाला ऑफर लागू हो जाएगा। तो अब ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है, आप लोग को कोशिश करना है कि ज्वाइन कर लेना, और संडे का जो टेस्ट है उसको थोड़ा सा सीरियसली देना आप लोग, है ना। काफ़ी मेहनत करके टेस्ट प्रिपेयर भी किया जाता है। पीडीएफ भी मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ, 50 टेस्ट हैं टोटल। उसका टेस्ट का पीडीएफ उसमें मिलेगा आपको, 5 AM के पीडीएफ्स भी आपको रहेंगे, सारी चीज़ें रहेंगी। कुछ कंटेंट प्रीलिम्स से रिलेटेड रहेगा, वो अभी आता रहेगा, जैसे जैसे दिसंबर के बाद से कंटेंट आपको और अच्छा मिलता है, सब उसी में डाल दूंगा मैं। तो जो ज्वाइन करेगा उसको सारा बेनिफिट रहेगा। तो सौरभ पांडे CSC ऐप के अंदर है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं लॉस एंड डैमेज एसोसिएटेड विद द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे देखो कई सारी इवेंट्स, अब ये चीज़ आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। डायग्राम से बहुत अच्छा क्लैरिटी है, मैं शायद आपको दिख ना रहा हो, बट मैं इसको आपको बोलूँगा ना, उसको सुन लेना आप ध्यान से। ये कंटेंट नहीं मिलेगा आपको कहीं पे, मतलब भूल सकते हैं कि, क्योंकि लॉस एंड डैमेज फंड तो है, बट लॉस एंड डैमेज के ऊपर कुछ लिखने को आ जाए तो थोड़ा सा हमारे पास कंटेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, अगर आप देख पा रहे होगे। एक है स्लो ऑनसेट इवेंट और एक एक्सट्रीम इवेंट बोला है। तो जैसे इन्होंने बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर लॉस एंड डैमेज की बात करें तो स्टॉर्म सर्ज एक टर्म यूज़ किया है, स्टॉर्म सर्ज। स्टॉर्म सर्ज का मतलब क्या है कि देखो समुद्र का पानी यहाँ तक पहुँच जाएगा तो जो भी साइक्लोन आएगा उसका इम्पैक्ट आगे तक बढ़ेगा। फिर साइक्लोन्स जो बन रहे हैं वो भी लॉस एंड डैमेज के अंदर आ जाएंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन भी है। फिर सी लेवल राइज के अंदर, सी लेवल राइज की अगर बात करें, फिर उसके बाद फ्लड एक बड़ा पार्ट आ जाता, फ्लड भी इसी लॉस एंड डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओशियन एसिडिफिकेशन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओशियन एसिडिफिकेशन, जिसमें CO2 जैसी जो गैसेस हैं वो ऐड ऑन हो जाती समुद्र के पानी से। फिर बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, ग्लेशियर्स पिघल रही हैं, फिर हीट वेव्स है, ठीक है, टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है, लैंड और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एक फैक्टर आपका बनता है, ठीक है, लैंड एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, लैंड और फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन जो हो रहा है, सॉइल में सैलिनिटी, सॉइल में जो सॉल्ट कंटेंट ऐड हो रहा है, सैलिनाइजेशन जो है वो देखने को मिल रहा है, डेजर्टिफिकेशन मतलब डेजर्ट लाइक कंडीशन स्प्रेड हो रहा है, सूखा हो रहा है। ये सब क्या है, दीज आर द थिंग्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉस एंड डैमेज। अब इसमें देखो लॉस, अगर इकोनॉमिक लॉस देखा जाए तो बिजनेस आपका अफेक्ट होता है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अफेक्ट होता है, टूरिज्म अफेक्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्ट होता है, प्रॉपर्टी अफेक्ट होती है। तो ये क्या इकोनॉमिक लॉस होता है। नॉन इकोनॉमिक लॉस होता है, इंसान की लाइफ अफेक्ट होती है, हेल्थ अफेक्ट होती है, इंसान का मूवमेंट अफेक्ट होता है, टेरिटरी अफेक्ट होती है, और सोसाइटी की बात करें तो कल्चरल हेरिटेज अफेक्ट होता है, इंडिजिनस नॉलेज अफेक्ट होता है, सोसाइटल कल्चरल आइडेंटिटी अफेक्ट होती है, एनवायरनमेंट की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होती है, इकोसिस्टम सर्विसेज अफेक्ट होती है। ये बहुत अल्टीमेट कंटेंट है, ये याद रखना। हो सकता है बाद में मौका ना मिले, वो बहुत ध्यान से सुन के नोट्स बना लेना। GS पेपर 1 के लिए मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है कि इसमें इस टाइप के लॉस एंड डैमेज का टॉपिक है ना, इसमें ये लोग अंदर घुस के प्रश्न बनाएंगे। ऊपर ऊपर से तो चलो सब पढ़ लेंगे, तो ये आप रट लेना, इस चीज़ को समझ लेना कि मान लो नॉन इकोनॉमिक लॉसेस में लाइफ, हेल्थ, ह्यूमन की मोबिलिटी, टेरिटरी, फिर सोसाइटी में कल्चरल आस्पेक्ट है। क्योंकि देखो मान लो कोई माइग्रेट करता है, कोई समाज एक जगह है और वहाँ से वो माइग्रेट कर जाएगा, तो फिर जनरली उसका फिर कल्चरल आस्पेक्ट भी अफेक्ट हो जाए। कल्चर क्या, वे ऑफ लाइफ है, अब लोग ही नहीं रहेंगे, माइग्रेट कर जाएंगे तो कल्चरल आस्पेक्ट कैसे बनेगा, इंडिजिनस नॉलेज भी नहीं बचेगा, लोग इधर उधर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये एक है, बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होगी, इकोसिस्टम जो है वो भी आपका अफेक्ट होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे मान लो 525 बिलियन तक का लॉस 2 डिकेड के अंदर कंट्रीज़ जो है लॉस जो है उन्होंने फेस किया है। लॉस एंड डैमेज के ऊपर कल हमने बाकी चीज़ें जो है ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। लाइक इट विल बी होस्टेड बाय वर्ल्ड बैंक फॉर इंटरिम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स के लिए रहेगा, और फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट होगा। कुछ कंट्रीज़ हैं उन्होंने कहा कि हम फंड में कंट्रीब्यूशन करेंगे, वी विल कंट्रीब्यूट,
ठीक है। कंट्रीब्यूशन की बात की गई है कुछ देशों के द्वारा, बाय जापान टू $100 बिलियन ईच, बाय जर्मनी लाइक फ्रॉम $10 मिलियन बाय जापान एंड $100 मिलियन ईच बाय जर्मनी एंड यूएई के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा। एंड फिर ये कमिटमेंट अमाउंट्स जो है कहा ही ज़रूर से गया है कि ये इनसफिशिएंट है, ठीक है। ये जो है वो लगभग इनसफिशिएंट आपके लिए बोला गया कि अभी और भी ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमाउंट है, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिए बस। टेक्नोलॉजी में यही दिक्कत होती है, कब क्या प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा ये 1 मिनट अब बस एक आप वेट कर लीजिए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। देखो जैसे लॉस एंड डैमेज का कंसेप्ट है, जैसे मैंने आपको बता दिया इसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, हमें वो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब इसमें जैसे बाकी चीज़ें तो है ही कि बेसिक फैक्ट्स जो हैं लॉस एंड डैमेज से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें तो वी आर डिस्कसिंग ऑल्सो। तो वो तो प्रश्न बिल्कुल फ्रेम हो सकता है, उसमें भी प्रीलिम्स का प्रश्न भी बन सकता है, मेंस का प्रश्न भी बन सकता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए स्ट्रेटजी वीडियो भी मैं आप लोग के लिए हम लोग लेकर आएंगे, डिस्कस भी करेंगे, और कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में अप्रोच करना है। सीसेट की क्लासेस भी करते जाना, कोई भी इशू हो तो लेट मी नो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की क्लासेस आपकी जो है वो लगातार चल भी रही हैं कंटिन्यूस बेसिस में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक चीज़ कही गई है कि जो अमाउंट कमिटेड किया गया है दैट इज़ ऑल्सो मतलब इनसफिशिएंट है, एंड द वर्ल्ड बैंक ऑल्सो नीड टू मीट सब कंडीशंस ऑफ मैनेजिंग द फंड। मतलब उसे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, ये भी है। क्योंकि देखो एक तो ये भी कहा जाता है ना कि वर्ल्ड बैंक और सब जो है वेस्टर्न कंट्रीज ओरिएंटेड है, कि पैसा इकट्ठा हुआ और वेस्टर्न प्रोजेक्ट्स को ही जो है फ़ायदा मिल रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो रहेगा, ठीक है। द फंड कैन एग्जिट द वर्ल्ड बैंक, और लॉस एंड डैमेज फंड कंटेंट नीड टू बी इजीली एक्सेसिबल, जिनको ज़रूरत है वो उसको ईजिली एक्सेस कर सकें, ठीक है। ये चीज़ ज़रूरी है। फिर इसमें देखो लॉस एंड डैमेज को वो करने के लिए ज़रूरी क्या है, आपके पास अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, फिर उसके बाद इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, एंड फिर उसके बाद रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, रिस्क इंश्योरेंस होना चाहिए, नॉन इकोनॉमिक लॉस कितना हो रहा है वो देखने, वजह से नुकसान होगा, हीट वेव्स और वाटर स्कैरसिटी देखने को मिलेगा, सी लेवल राइज होगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, ऑल दीज आर लॉस एंड डैमेज पार्ट, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, तमिलनाडु गवर्नर कैन नॉट रिफर री एनेक्टेड बिल्स टू प्रेसिडेंट सेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, इस चीज़ पर हम डिस्कस किया हुआ है कि जैसे मान लो एज पर द आर्टिकल 200 अगर गवर्नर जो है अपना उन्हें असेंट देना है या फिर विदहोल्ड कर सकते हैं अपने असेंट को, बट उन्हें टाइम ड्यूरेशन के अंदर रीज़न प्रोवाइड करना है कि वो क्यों उन्होंने विदहोल्ड किया है, प्लस वो रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। एक बार रिकन्सिडरेशन को कंसिडर करते हुए और है ना, मतलब दोबारा से पास अगर असेंबली लॉ को कर देती है तो फिर उन्हें टाइमली उस पर साइन करना पड़ेगा बिल पर, ठीक है। ये चीज़ ऑनरेबल कोर्ट ने अपने आई थिंक 10 नवंबर है कुछ अपने जजमेंट में बात बोली आपकी गई है, ठीक है। इस पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सो चीफ जस्टिस जो है उन्होंने ये चीज़ भी लास्ट में कही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे जो इश्यूज अराइज हो रहे हैं इनको मीट करने के लिए जो गवर्नर और चीफ जस्टिस हैं उनको बैठना चाहिए, बातचीत करना चाहिए और आपस में डिस्कस करना चाहिए। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ऑनरेबल कोर्ट ने एक हाईलाइट किया है कि आप लोग को, क्योंकि वो एक एग्जीक्यूटिव का नॉमिनल हेड है और एक रियल हेड है, तो उसमें बातचीत करके ही जो है आपका चीज़ें संभलेंगी। क्वेश्चन देख लो, इफ़ यू लुक एट व्हाट यू हैव इन लाइफ यू विल ऑलवेज हैव मोर, इफ़ यू लुक एट व्हाट यू डोंट हैव इन लाइफ यू विल नेवर हैव इनफ। तो 1000 शब्दों में लिखना है, ऐसे टॉपिक है, निबंध है, लिखते रहो। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप मुझे रीच कर सकते हैं, मैसेज ही करना है, ठीक है। डाउनलोड सौरभ पांडे CSC ऐप, आज आपका 30% ऑफ रहेगा ऑफर्स में। तो टेस्ट सीरीज़ भी अगर आप ये ज्वाइन करना चाह रहे हो तो 1499 जो प्राइस है इसका, टोटल 50 टेस्ट हैं, टेस्ट डिफरेंट सारे टेस्ट का PDF आपको प्रॉपर रिवीजन वाला मिलेगा, सारे टेस्ट मिलेंगे, 50 टेस्ट हैं टोटल, और ये एडवांस करंट अफेयर्स है, इसके क्वेश्चंस भी आप देखोगे डिफरेंट होंगे। 5am सीरीज़ है, ठीक है। तो इसके भी आपको सारी PDF और ये सब मिलेगी। उसके बाद आप ARC रिपोर्ट प्लीज़ इसको ज़रूर से ख़त्म करें। इसमें इथिक्स इन गवर्नेंस का 3 है, 2 लेक्चर्स आपके टेररिज्म के ऊपर हैं, और उसका सोशल कैपिटल भी 3 लेक्चर्स हैं, और स्टेट रिपोर्ट्स ऑन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये GS पेपर 2, 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और पेपर 4 के लिए इथिक्स इन गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है। ये आपका चैनल है जहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, दैट इज सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पे जो PDF है वो आपको अवेलेबल रहेगी।
तो ये सारी चीज़ें, आई होप ये सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सेशन को जरूर से लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।